नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के चेहरे में सूजन आ जाती है। कब आती है? जब सुबह सुबह उठते हैं तो कुछ लोगों को शिकायत रहती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सुबह उठ करके चेहरे में सूजन आ जाती है। चेहरे में सूजन आने का कुछ आयुर्वेद में कारण बताया गया है। तो चेहरे में सूजन आने का आयुर्वेद में सबसे बड़ा कारण बताया है कि जब हमारे रंग रूप को मेंटेन रखने के लिए कफ वात पित्त, जो आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए, इनकी विशेष भूमिका होती है। जब ये समअवस्था में होते हैं तो आपको बहुत सुंदर बना देते हैं, और जब विषम हो जाते हैं तब ये थोड़ी सी हमारे चेहरे में विकृति आ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी का वात या पित्त ज़्यादा बढ़ा होता है तो पित्त या वात बढ़ा हुआ आदमी कमज़ोर होगा, और जो व्यक्ति कमज़ोर होगा तो कितना भी सुंदर हो वो उतना सुंदर नहीं दिखता है। और जब समस्थिति में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जितना भी शरीर का सिस्टम है सब अच्छे से होता है। तो उसमें क्या, भोजन वगैरह अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, सारे काम अच्छी तरह होते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी सेहत अच्छी होती है और हमारे चेहरे में चमक होती। वह फिर कैसा भी व्यक्ति हो वो सुंदर ही दिखता है। तो इस सुंदर दिखने के लिए हमारे लिए तीनों बैलेंस में होना अति आवश्यक है। तो अब ये जो सुबह सुबह चेहरे में, शाम को तो सोए बहुत अच्छा चेहरा है, सुबह सुबह उठ करके हनुमान जी की तरह चेहरा मोटा फूला हुआ हो जाता है। चाइनीज़ लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें दिखती हैं, गाल फूल के बड़े बड़े हो गए और चाइनीज़ लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें दिखती हैं। तो ये स्थिति आ जाती है। चाइनीज़ लोगों की तरह चिकने भी हो जाते, क्योंकि सूजन से चिकनाहट भी आती है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बताया है आयुर्वेद में कि जब कफ हमारा रस धातु में प्रवेश कर जाएगा तब ये हमारी समस्या बनती है। रस धातु में प्रवेश करने से और भी समस्याएं आती है, जैसे सूजन आ जाना, ये रस धातु में प्रवेश करने से होता है। और सांस की बीमारी, पांडु रोग जैसे ये बीमारियां इसकी हो जाती हैं। अच्छा, ये तो इसका हो गया अंदर का कारण। बाहर का कारण क्या है जिसकी वजह से ये कफ हमारा रस धातु में प्रवेश करता है, उसका कारण क्या होता है ये बताना चाहूँगा। तो ये हमारा सारा सिस्टम होता है खान पान पर। आयुर्वेद ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो मात्र और मात्र हमारे दिनचर्या और खान पान पर। इसके अतिरिक्त सब ठीक है, जैसा है सब ठीक चल रहा है, लेकिन खान पान यदि ठीक कर लोगे तो आपको, जैसे प्रकृति की भी कोई समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी कोई खास अधिक आवश्यकता नहीं होती है किसी चीज़ की। लेकिन अगर जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो फिर उसमें इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो कमज़ोर हो गया तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये होती मौसम की। तो इसके लिए खान पान यदि ठीक कर लिया तो बाकी सब चीज़ अपने आप ठीक होती हैं। और मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक होता है मात्र अच्छे खान पान से। तो इसमें खान पान के लिए बताया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कफ वर्धक होती है। कफ जब अतिरिक्त हो जाएगा तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाता है। तो कफ की आवश्यकता है, लेकिन अधिक हो गया तो हमें दिक्कत देता है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खान पान में ही हम उस समस्या को बनाते हैं। जैसे कि बर्फ़ अधिक खाना, जैसे आइसक्रीम खा ली, कभी और आती कुल्फ़ी वगैरह खा ली, ये हमारे लिए दिक्कत देती है। और चॉकलेट वगैरह खाना ये भी हमारा कफ बढ़ाती है। मीठी और भारी जो भी चीज़ें हैं ये भी सब हमारे लिए कफ बढ़ाती हैं। ठंडी जो चीज़ें जैसे फ्रिज की चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए कफ बढ़ाती हैं। ये सब दही नुकसान देगी। और दही है
वो भी यदि आप अधिक खा रहे हो कफ बिगड़े में तो आपको दिक्कत देगा। और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है और ब्रेड, पेटीज आदि आदि जितनी समस्याएं बनाते हैं ये सब यही खाना ही बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए सब के सब कफवर्धक है और कफ बढ़ा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को हम दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा जैसे बच्चों को क्या करते हैं लोग, बच्चे मांग देते हैं और उन्होंने तुरंत ला के दे दी, क्योंकि उन्हें खुद ना तो स्वयं ज्ञान है और ना ही बच्चे को तो क्या ज्ञान होगा। स्वयं में ज्ञान ना होने के कारण बच्चे को जहर खिलाते रहते हैं, जिसके परिणाम में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती। फिर वे इलाज कराते, पहले तो जहर खिलाया उसमें पैसा बर्बाद किया, फिर इलाज कराते फिर उसमें पैसा बर्बाद करते। मतलब इस प्रकार की मूर्खता इस देश में चल रही है। एक बहुत अच्छे हमारे जालौन ज़िला का एड्रेस बताया था, ज़िला जालौन से सोनू करके हैं, उन्होंने इस बात की बड़ी जिज्ञासा रखी कि जो ज्ञान है हमारे लिए बड़ा लाभकारी है, आप इस प्रकार से बताते हो। ठीक है, जितना प्रयास होगा बताऊंगा। तो उन्होंने भी इन्हीं बातों को लिखा था कि जो ज्ञान सिखाया जाता है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और वो मतलब 3-3-8 वाला सिस्टम है, समझे। सच्चाई से माने कहने का तात्पर्य सच्चाई से कोसों दूर, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार का ज्ञान हमारे यहाँ चल रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा हाई एजुकेटेड व्यक्ति ही ये आइसक्रीम, कुल्फ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन और ये ब्रेड वही सबसे ज़्यादा खाते हैं। उनको देख देख के बेचारे गरीब आदमी की, हाँ साहब ये पैसे वाले हैं तो हम भी इनकी नकल करके खाएं, हम कौन से कम। तो समस्या यहाँ पर आ रही है। तो एक तो बेचारे वे गरीब लोग समझ नहीं रहे कि ये महामूर्ख हैं, अब वो होशियार आदमी और मूर्ख बन जाता है। क्या करे, ऐसी हवा चल गई, इसको छोड़ना है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हो गए कारण, इन कारणों से हमें बच के रहना ही पड़ेगा। दूसरा अब मैं उपाय बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर आप क्या करें, जैसे कि आपका पेट खराब है, पेट में डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप उपवास करें। जैसे एकादशी का उपवास करेंगे, उपवास करने से क्या है कि जो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है वो तेज हो जाती है। आप देखेंगे वो उपवास के दिन बहुत तेज भूख लगेगी और फिर दूसरे दिन आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उस समय जठराग्नि बहुत तेज होगी। तेज जठराग्नि में जो भोजन किया जाएगा वो इतना लाभकारी होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो तो अच्छा है। तो आप उपवास कर सकते हैं। व्यायाम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो शरीर से मांग करेगा, शरीर से मांग करेगा तो ब्रेन जठराग्नि को सिग्नल देगा और वो तेज होगी तो आपको भूख लगेगी और भोजन करेंगे। तो इससे भी होता है, ये होता है। दूसरा कुछ और बचाव है, जैसे कि रात को ज़्यादा रात हो गई उस समय भोजन ना करें, और करें भी तो बहुत हल्का फुल्का करें। इससे क्या होती है, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, क्योंकि रात में तो वैसे ही मंद होती है जठराग्नि। जठराग्नि का नियम है सूरज निकलने के बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे तक ही काम करती है, इसके बाद वो विश्राम कर देती है। फिर उसके बाद जो समय आ जाता है शरीर को तो रिपेयरिंग आदि का समय आ जाता है, जैसे सेल्स हमारे मर गए उनको ठीक करना और मतलब जो भी है, और ब्लड को साफ करना, ये हमारा काम हो जाता है। इसलिए जल्दी सोना भी चाहिए ताकि सोते समय हमारी शरीर की अच्छी रिपेयरिंग हो, जिससे कि निरोगी हो। इसीलिए सोना आवश्यक होता है। चलो ठीक है, तो आप रात में ज़्यादा देर बाद भोजन बिल्कुल ना करें, इससे हमारी जठराग्नि कमज़ोर होगी। और समय के पहले करें और भारी भोजन रात में ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ छोटे से उपाय हैं, जैसे कि अब कफ है, कफ के लिए हरण ही बहुत है। हरण का कुछ कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। हरण का कम्बिनेशन बनाने के लिए 10 ग्राम गुड़ लेनी है और 2-3 चुटकी
ज़्यादा ना हो, 2-3 ना कर सको तो एक ही पर्याप्त है, एक ही चुटकी भले ही उसमें हरड़ पाउडर मिला लें, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इनको लेके एक चटनी जैसी बना लें और इसको सुबह खा लें, दोपहर खा लें, शाम को खा लें। इससे आप देखेंगे हमारा कफ बहुत जल्दी है, क्योंकि गुड़ होती है कफ नाशक होती है, और हरड़ तो तीनों त्रिदोष नाशक होती है, और अदरक भी अच्छा लाभकारी होता है, कफ भी नाश करता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है हमें करना चाहिए। और इसका सिस्टम क्या बनाए कि शुरू से थोड़ा कम रहे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाए। 10 ग्राम से 20 ग्राम भी कर सकते हैं, तो 7 दिन में 20 ग्राम तक पहुंचना है, मात्रा भी डबल कर देनी है। और इसके बाद 7 दिन के बाद फिर अगर जो डाउन करके फिर इसको कम करते हुए 14 दिन में पूर्ण फिर विराम कर देंगे, तो आपको इतने ही दिन में आप देखेंगे कि हमारे चेहरे की सूजन खत्म, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया, हमारा कफ नियंत्रित हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। कुछ और है जैसे कड़वी चीज़ें, कफ में कड़वी चीज़ें खाने से लाभ होता है, कसैली चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें हैं, ये खाएं। अब जैसे नीम की दातुन, कड़वी में नीम आती है, नीम की दातुन आप करेंगे बहुत अच्छा लाभ रहेगा। और करेला वगैरह की सब्जी, करेला कड़वा होता है, इसको यदि खाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। और लोहे की बर्तन में आप भोजन बनाएं, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं, लोहे की कढ़ाई में सब कुछ बनाएं, तो ये क्या है, ये भी कसैला होने के कारण इससे भी कफ बहुत अच्छा नियंत्रित रहता है। और 1/4 चम्मच हल्दी को अगर जो शहद में मिला के चाट लेंगे तो ये भी बहुत अच्छा कफ को नियंत्रित करता है। तो कहने का मतलब मैंने जितने भी उदाहरण दिए ये सब के सब कफ पर नियंत्रण करते हैं। अच्छा, मैंने अभी हल्दी का और शहद का भी एक योग बताया, तो उसमें क्या होता है कि हमारी उदान वायु जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उदान वायु से हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है, शक्ति बढ़ती है, सब कुछ उदान वायु से होता है। हमारे शरीर में जो जहाँ पहुँचाता है उदान वायु का काम है, ये भी बहुत अच्छी हो जाती है, ये भी बहुत अच्छा लाभ करेगी। तो इन चीज़ों से जो मैंने बताया, कह रहा था कि जो अभी जितना भी आपको उपाय बताए, सबके सब उपाय मात्र और मात्र ये कफ को नियंत्रण करने के लिए मैंने बताए हैं। तो यदि आप इन्हें करेंगे और कफ नियंत्रण करने वाले और जो भी है ये करेंगे, तो इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। और ये आपका सुबह सुबह उठ कर के जो चेहरा हनुमान जी की तरह मिलता है वो नहीं मिलेगा, और आपका सारा काम हो जाएगा। ये इतने उपाय में से कोई एक कर लोगे तो बहुत जल्दी आसानी से आपके एक नहीं कई एक भी समस्याओं से इसका छुटकारा मिल जाता है, और छुटकारा मिलने से आपको बहुत सारा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।